नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में। 50 क्वेश्चन, मुझे पता है 50 क्वेश्चन में बहुत जोर आएगा आपको देखने के लिए, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन देख लेते तो बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी आपको और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सही करके आओगे आप एग्जाम पेपर के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं 50 में से आपके कितने सही होते हैं, ये तो लास्ट में पता लगेगा। लेकिन पहला सवाल हमारा ये है दोस्तों, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है। कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है भाई। यह केवल डेटा स्टोर करता है, यह केवल इनपुट लेकर प्रोसेस कर आउटपुट देता है, यह केवल टेक्स्ट टाइप करता है, यह केवल गणना करता है। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग मशीन, अब ध्यान रखना इस चीज का, डाटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है। अगर आपको आता है आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आंसर देने से ये होता है कि आपकी तैयारी का पता लग जाता है और आपका पूरा ध्यान क्लास में रहता है। ठीक है, तो दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेटा को इनपुट लेकर के, मतलब इनपुट लेता है कीबोर्ड की सहायता से या माउस की सहायता से, फिर उसको क्या करता है दोस्तों, ये प्रोसेस करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रोसेस करता है, और उसके बाद में क्या करता है दोस्तों, ये आउटपुट करता है। क्या करता है दोस्तों, आउटपुट करता है। क्लियर है तक का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा एक प्रोसेसिंग समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये आपका सीपीयू है एक तरीके से, यहाँ पे मॉनिटर रख दिया मैंने, और मॉनिटर के बाद में यहाँ पे मैंने क्या रख दिया दोस्तों, कीबोर्ड रख दिया। ठीक है, अब कीबोर्ड कनेक्ट किससे है, यहाँ से सीपीयू से, मतलब कैबिनेट आप बोल सकते हो इसको। और यहाँ पे ये मैंने कनेक्ट कर दिया आपका मॉनिटर। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं ए प्रेस कर रहा हूँ, क्या प्रेस कर रहा हूँ, ए प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मैंने क्या दे दिया दोस्तों, इसको इनपुट दे दिया ए के रूप में। क्या दे दिया दोस्तों, इनपुट दे दिया। अब ये क्या करेगा, सीपीयू में जाकर के यहां से इसकी प्रोसेसिंग चालू होगी। क्या होगी दोस्तों, प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको आउटपुट का दिखाई देगा, इसका यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब मॉनिटर में। तो यहाँ तो क्या होगी दोस्तों, इसकी प्रोसेसिंग होगी। ओके, सीपीयू को प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं। यहाँ पे इनपुट मिल गया है इसको कीबोर्ड के अंदर, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये आउटपुट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये डेटा को इनपुट लेकर के प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बी ऑप्शन इज राइट। तो किस किस का सही था भाई, बी ऑप्शन अगर सही था। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, देखते हैं दूसरा सवाल किसका सही होता है भाई। कंप्यूटर सिस्टम, अब यहाँ पे देखो टेक्निकल इश्यू हो गया, यहाँ पे मैंने आंसर पहले टिक कर रखा है, मैं एक बार हटा देता हूं फिर मैं बताता हूं वापिस से। यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम किन मुख्य घटकों से मिलकर के बनता है। कंप्यूटर किन 3 मुख्य घटकों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो टिक लगा रखा था सही था यहाँ पे। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमनवेयर क्या होता है, इसे हम यूजर भी बोल सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, यूजर। मतलब सीधी सी बात है, पहला घटक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, यूजर हो जाएगा। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर, ये 3 एक तरीके से मुख्य घटक होते हैं। 3 मुख्य घटकों में आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना इस चीज का। और उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इसको ह्यूमनवेयर, ह्यूमनवेयर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको यूजर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, यूजर बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा तो हो गया भाई, तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्या है भाई साहब, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर, कौन सा मैनेजर दोस्तों, रिसोर्स मैनेजर। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये केवल फाइलें सेव करता है, क्योंकि ये यूजर इंटरफेस बनाता है, क्योंकि ये डेटा प्रोसेस करता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अब दूसरे का तो पता लग गया होगा, पहले आपको टिक लगा रखा था, लेकिन यहाँ पे टिक नहीं है दोस्तों। तो मुझे बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करता है। नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों, ये कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को। तो यहां पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा आज का कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप क्या दर्शाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप क्या दर्शाता है, एक फोल्डर, एक मेन स्क्रीन, एक कंट्रोल पैनल या फाइल एक्सप्लोरर। बताइए दोस्तों,
डेस्कटॉप की बात की जाए तो जैसे मान लो ये मॉनिटर है, और यहाँ पे जो मॉनिटर की जो मुख्य स्क्रीन है दोस्तों, जो स्क्रीन होती है दोस्तों ये, इसको हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से डेस्कटॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, डेस्कटॉप बोलते हैं। इस डेस्कटॉप के अंदर आइकन्स भी आपको मिलते हैं, फोल्डर भी आपको मिलते हैं, यहाँ पे टास्क बार भी आपको मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो डेस्कटॉप है ना, ये क्या दर्शाता है दोस्तों, एक तरीके से एक मेन स्क्रीन दर्शाता है, मुख्य स्क्रीन को दर्शाता है ये मान लो आप, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम के अंदर, गलत करके आता है हम, ठीक है। और जो यहाँ पे फोल्डर होते हैं, कंट्रोल पैनल होता है, फाइल एक्सप्लोरर होता है, ये मुख्य स्क्रीन में होते हैं दोस्तों, मतलब इसके ऊपर ही होते हैं, मुख्य स्क्रीन के ऊपर। तो समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की और। पांचवा क्वेश्चन है आज का हमारा कि कंप्यूटर में बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर में बूटिंग क्या होती है भाई, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, कंप्यूटर चालू होने पर ओएस लोड करने की प्रक्रिया, बायोस इंस्टॉल करना, या सॉफ्टवेयर अपडेट करना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर में बूटिंग जो होती है दोस्तों, वो होती है दोस्तों कंप्यूटर चालू होने पर, मतलब चालू होने पर ओएस जो लोड होता है ना, एक तरीके से उसे हम बूटिंग कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यहाँ का सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह एक देश का नेटवर्क है, क्योंकि यह केवल नेटवर्क्स को जोड़ता है, क्योंकि यह केवल लोकल नेटवर्क है, क्योंकि यह केवल ब्राउजर पर चलता है। तो बताइए दोस्तों, नेटवर्क तो सभी यूज करते होंगे, तो आपको जवाब पता होगा इसका। नेटवर्क को नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है, मतलब एक तरीके से नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि यह कई नेटवर्क्स को जोड़ता है, क्योंकि यह कई नेटवर्क्स को जोड़ता है। तो यहां पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। यूआरएल और आईपी एड्रेस में क्या अंतर है। यूआरएल और आईपी एड्रेस में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन, यूआरएल यूजर फ्रेंडली होता है, आईपी न्यूमेरिक होता है, दोनों एक समान है। यूआरएल केवल क्रोम में चलता है, आईपी केवल सर्वर के लिए होता है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कई बार यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है दोस्तों, तो किस किस को आती है भाई यूआरएल की फुल फॉर्म, और किस किस को आती है आईपी एड्रेस का पूरा नाम। जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर यूआरएल और आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म दोनों की, जल्दी बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे यूआरएल की फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये होती है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है। अब बात करें दोस्तों दोनों में क्या अंतर होता है। जो आपका यूआरएल होता है ना भाई, यूआरएल कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि www.google.com, ये तो आपका क्या है दोस्तों यूआरएल है। जबकि आपकी आईपी एड्रेस की बात की जाए तो आईपी जो एड्रेस होता है दोस्तों ऐसे दिखाई देता है जैसे 192.168.1.67, ऐसे कुछ भी मान लो कि ऐसा एक न्यूमेरिक संख्याएं लिखी होती हैं डॉट के रूप में, डॉट भी आता है इनके बीच में। तो एक तरीके से आईपी एड्रेस कुछ इस प्रकार दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों यूजर फ्रेंडली तो कौन होता है यूआरएल होता है, जबकि न्यूमेरिक क्या होता है दोस्तों आईपी एड्रेस होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस किस को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है वो भी बताइएगा। साथ में मुझे तो क्या सब्सक्राइब कर लो आप तो चैनल को, और हाँ उन बच्चों के पास जरूर भेजो जिनकी एग्जाम है अभी, ठीक है। ये आपका फर्ज बनता है एक तरीके से। अब चलते हैं दोस्तों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है आज का, डीएनएस का कार्य क्या है। डीएनएस का कार्य क्या है। अब सबसे जरूरी बात, कई बार डीएनएस का पूरा नाम पूछा जाता है क्योंकि एग्जाम के अंदर एक या दो फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएंगी, तो इसका पूरा नाम क्या है कई बार पूछा जाता है। पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है दोस्तों इसका पूरा नाम, डोमेन नेम सिस्टम है इसका पूरा नाम। अब ये पूछ रहा है कि डीएनएस का कार्य क्या है। पूरा नाम तो आपको पता लग गया दोस्तों, इसका कार्य क्या है, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना, वेबसाइट बनाना, डाटा इनक्रिप्ट करना, या फाइल शेयर करना। दोस्तों यहाँ पे डीएनएस का जो कार्य है ना वो है दोस्तों डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। क्वेश्चन एकदम इजी लग रहा होगा लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 9 नंबर का, डिजिटल पेमेंट के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। डिजिटल पेमेंट के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। कैश, चेक, कार्ड, यूपीआई,
वॉलेट, निफ्ट, नेट बैंकिंग या फिर केवल एटीएम, केवल क्यूआर कोड? बताइए दोस्तों, डिजिटल पेमेंट का मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये तो एकदम इजी सवाल लग रहा है मुझे, आपका आंसर देना बनता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के मुख्य प्रकार है, एक तो यूपीआई, वॉलेट, नेफ्ट और नेट बैंकिंग। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, गलत मत करना ऐसे सवालों को। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 10वां, भीम ऐप क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो भीम ऐप क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप पढ़िए एक बार। दोस्तों यहाँ पे भीम ऐप क्या है, मतलब सवाल ऐसा होना चाहिए था, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है ना? भीम ऐप का पूरा नाम क्या है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, पूरा नाम। ये थोड़ा सवाल में मिसप्रिंट है, पूरा नाम क्या है, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो होता है एक तरीके से डिजिटल पेमेंट करना। क्या होता है? पेमेंट करना होता है डिजिटल रूप से। ये तो भीम ऐप का एक तरीके से ये है। तो उद्देश्य तो पता लग गया है कि पेमेंट करना होता है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, ऐसे हम इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है क्वेश्चन लिखने में। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक तरीके से आ रहा है, देखो ये तो ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, ये तो पता लग ही गया। और यहाँ पे भीम ऐप का पूरा नाम क्या होता है? BHIM, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? तो देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो B फॉर होता है दोस्तों भारत, है ना। अब BH में आ जाता है एक तरीके से, ओके, इंटरफेस फॉर मनी, ओके। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे बताइए 10 में से 10 किस किस के सही हो चुके हैं? 10/10 रिजल्ट किस किस का आ रहा है भाई? और 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग क्यों किया जाता है? यहाँ पे बात की जा रही दोस्तों मेल मर्ज की। अगर आपने MS वर्ड पढ़ा होगा तो मेल मर्ज आपने जरूर देखा होगा या जरूर उसका उपयोग किया होगा। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? एक जैसा पत्र कई लोगों को भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों एक जैसा पत्र कई लोगों को भेजने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन। यहाँ पे एक जैसा पत्र कई लोगों को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्लास कैसी लग रही है भाई? बोरिंग थोड़ी हो रहे हो आप? अगर बोरिंग हो रहे हो तो क्लास तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है। और मुझे पता है कि क्वेश्चंस देखने में मजा नहीं आता ज्यादा, लेकिन मजे की बात नहीं है दोस्तों, तैयारी करनी है तो क्लास देखो पूरी, ठीक है। और साथ साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है वर्ड में हेडर और फुटर का उपयोग कहाँ होता है? वर्ड में MS वर्ड की बात की जा रही है, हेडर और फुटर का उपयोग कहाँ होता है? पेज के बीच में, पेज के ऊपर या नीचे, टेबल में या पैराग्राफ में? अब पहली बात तो ये दोस्तों कि वर्ड में जो हेडर फुटर मिलता है आपको कौन से टैब में मिलता है? तो यहाँ पे हेडर फुटर का जो टैब होता है ना दोस्तों, टैब, वो टैब होता है दोस्तों इंसर्ट टैब। कौन सा टैब होता है? इंसर्ट टैब होता है। अब बात की जाए कि ये मिलता कहाँ है, तो मान लो आपके पास में एक पेज है, ये एक डॉक्यूमेंट है या पेज है। इस पेज में जो ऊपर का पार्ट है और एक नीचे का पार्ट है। ऊपर का पार्ट होता है दोस्तों हेडर, ये तो हेडर होता है जो टॉप में होता है। और जो बॉटम में होता है दोस्तों BOTTOM, बॉटम में जो होता है वो होता है दोस्तों फुटर होता है। कौन होता है दोस्तों? फुटर पाया जाता है। ध्यान रखना हमेशा, जो हेडर होता है पेज के ऊपर पाया जाता है, फुटर होता है पेज के निचले भाग में पाया जाता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई? ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? MS वर्ड के कौन से टैब में पाया जाता है? इंसर्ट टैब में पाया जाता है। किसमें दोस्तों? इंसर्ट टैब में पाया जाता है। कई बार ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 13वां, एक्सेल में सेल एड्रेस क्या दर्शाता है? एक्सेल में सेल एड्रेस क्या दर्शाता है? अब यहाँ पे सेल एड्रेस को बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इसको एक और नाम दे सकते हैं, सेल का नाम। सेल का नाम ऐसे बोल सकते हैं इसको, सेल का नाम कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब सेल का नाम क्या होता है भाई? जैसे मान लो आपकी ये तो आपका कॉलम है, यहाँ पे ये एक तरीके से ये निकल रहा है यहाँ से रो, तो यहाँ पे जो ये मिड का पार्ट जो बना है ना विभाजित हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सेल बोलेंगे। और इस सेल का जो निर्माण होता है ना, ये होता है दोस्तों कॉलम से, कॉलम और रो से मिलकर के बनती है सेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉलम होता है वो होता है दोस्तों अक्षरों में,
ठीक है, और रो होती है वो चलती है दोस्तों नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कौन आता है दोस्तों, पहले कॉलम आता है। ठीक है, कॉलम का नाम आता है, बाद में रो का नाम नंबर आता है। रो के नंबर 1 2 3 चलते हैं और कॉलम ABC के रूप में चलते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर मान लो कोई सेल है तो मान लो इसका कॉलम का नाम A है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1, तो इसका नाम क्या बन जाएगा दोस्तों, A और 1 बन जाएगा। ध्यान देना इसमें। अब A1 क्या है दोस्तों, आपका एक सेल का एड्रेस है या सेल का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो A होता है ना वो तो होता है कॉलम, क्या होता है दोस्तों, कॉलम, और जो 1 है वो क्या है दोस्तों, रो है। तो यहाँ पे आएगा कॉलम नेम और रो नंबर। ठीक है, ओके, कॉलम नेम जैसे कि A हो गया, रो नंबर जैसे कि 1 हो गया, तो यहाँ पे दोनों मिलकर के क्या बन गया दोस्तों, एक सेल का एड्रेस बन जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन में टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है। एक्सेल में एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है, जब सेल एड्रेस में डॉलर सिंबल चिन्ह का या सिंबल का उपयोग होता है, जब फॉर्मूला कॉपी नहीं होता, जब डेटा लॉक हो, जब वैल्यू फिक्स हो। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एक तरीके से वो हम कब कहेंगे रेफरेंस इसका, जब एक तरीके से डॉलर सिंबल का यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपकी एक ये क्या है दोस्तों, एक सेल एड्रेस है। अब ये फिक्स नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा ना कि डॉलर सिंबल A, डॉलर सिंबल यहाँ पे और 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फिक्स वैल्यू बन जाएगी और यहाँ पे नॉट चेंजेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जब सेल एड्रेस में डॉलर सिंबल का प्रयोग होता है तो कौन सा रेफरेंस कहलाता है, वो एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 15वां, पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजेक्शन्स में क्या अंतर है। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजेक्शन्स में क्या अंतर है। दोनों एक समान होते हैं। एनिमेशन स्लाइड बैकग्राउंड है, ट्रांजेक्शन स्लाइड लेआउट है। एनिमेशन स्लाइड के अंदर होता है, जबकि ट्रांजेक्शन स्लाइड बदलने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पे जो एनिमेशन होता है ना वो लगता है स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पर, स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट पे लगता है या टेक्स्ट पे लगता है, ध्यान रखना। और ट्रांजेक्शन लगता है स्लाइड को बदलने के लिए। इसके लिए दोस्तों बदलने के लिए लगता है, ध्यान रखना, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये तो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है या टेक्स्ट के ऊपर लगता है, और ये बदलता है दोस्तों स्लाइड को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा कि एनिमेशन स्लाइड के अंदर होता है। और अंदर कहाँ होता है भाई, ये बात ध्यान रखना आप, अंदर होता है दोस्तों एक तरीके से ऑब्जेक्ट पर। और ट्रांजेक्शन क्या होते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन होते हैं एक तरीके से स्लाइड बदलने के लिए काम आते हैं। क्लियर यहाँ तक का, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे 15वें में आएगा डी, लेकिन अगले में चलने से पहले एक बात पूछूंगा मैं आपसे दोस्तों, 15 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है इस क्लास के अंदर से। ठीक है, और कितने क्वेश्चन सही है बताइए मुझे 15 में से। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16वां यहाँ पे, पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उपयोग कब किया जाता है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का प्रयोग कब किया जाता है भाई। ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाने और अपने नोट्स पढ़ने के लिए, स्लाइड एडिट करने के लिए, ऑडियो जोड़ने के लिए, लेआउट बदलने के लिए। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उपयोग कब किया जाता है। ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाने और अपने नोट्स पढ़ने के लिए, स्लाइड एडिट करने के लिए, ऑडियो जोड़ने के लिए, लेआउट बदलने के लिए। बताइए दोस्तों, यहां पे जाएंगे हम, और यहां पे जाने के बाद में सवाल जो होगा दोस्तों इसका जवाब प्रेजेंटर व्यू का उपयोग होता है वो होता है दोस्तों ऑडियंस को प्रेजेंटेशन दिखाने और अपने नोट्स पढ़ने के लिए। यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, 16वें में ए। अब चलते हैं 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल है आज का हमारा, साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम क्या है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। ऑनलाइन माध्यम से किया गया अपराध, केवल हैकिंग, मोबाइल चोरी या सोशल मीडिया पोस्ट। दोस्तों साइबर क्राइम का जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से किया गया अपराध। ऑनलाइन माध्यम से किया गया अपराध दोस्तों क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। किस किस का सही है भाई ये साइबर क्राइम यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 18वें सवाल की ओर। थके थोड़ी ना क्लास देखते देखते भाई। ओके, अब चलते हैं 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल है, साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, फाइल कंप्रेस करना, डेटा नेटवर्क और सिस्टम को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना, या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना।
साइबर सिक्योरिटी की बात की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। देखते हैं साइबर सिक्योरिटी से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं भाई, जल्दी से बताइए मुझे। क्या होगा 18वें का सही जवाब, बताइए जल्दी से दोस्तों। यहां पे आएगा साइबर सिक्योरिटी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों, क्या होता है, डेटा, नेटवर्क और सिस्टम को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना। सी ऑप्शन इज राइट। डेटा, नेटवर्क और सिस्टम को अनाधिकृत एक्सेस से बचाना। किस किस का सही था भाई, सी ऑप्शन यहां पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा 19वां, फायरवेल कैसे कार्य करता है। फायरवेल कैसे कार्य करता है, यह नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है, यह कंप्यूटर को ठंडा रखता है, यह एंटीवायरस हटाता है, यह स्पैम मेल भेजता है। बताइए दोस्तों। तो एक बात बता देता हूं मैं दोस्तों, ये जो फायरवेल होता है एक दीवार की तरह काम करता है। किसकी तरह दोस्तों, दीवार की तरह, जो इंटरनेट पे आने वाले बाहरी अटैक होते हैं एक तरीके से उनको बचाता है, मतलब उनसे कंप्यूटर को बचाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। क्या दोस्तों, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है ये। ओके, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है दोस्तों, ये फिल्टर करता है। उम्मीद है आ गया होगा समझ में आपको। अब चलते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। साइबर हाइजीन क्या है। साइबर हाइजीन क्या है भाई, मोबाइल क्लीनिंग है, कैश क्लियर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, या नियमित साइबर सुरक्षा से अच्छे अभ्यास। बताइए दोस्तों साइबर हाइजीन क्या है। दोस्तों यहाँ पे साइबर हाइजीन जो है वो है दोस्तों नियमित साइबर सुरक्षा के अच्छे अभ्यास। नियमित साइबर सुरक्षा के अच्छे अभ्यास, डी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई डी ऑप्शन यहाँ पे। तो सवाल हो चुके हैं पूरे 20 और अभी 30 और बच रहे हैं, क्योंकि ये क्लास थी 50 क्वेश्चनों की, जिसमें से 20 हो चुके हैं कंप्लीट। और अब 20 में से आपके कितने सवाल सही हो गए वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, कई लोगों का सर क्लास कितनी लंबी है, तो मैं बता देता हूँ आपको 50 क्वेश्चन है क्लास के अंदर भाई, ज्यादा नहीं है। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार सवाल अटक जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 21वें की ओर। 21वां सामने दिखाई दे रहा है आपको कि राजस्थान की ई-मित्र सेवा से क्या किया जा सकता है। बताइए दोस्तों ई-मित्र से क्या कर सकते हैं। अगर आपने ई-मित्र पे देखा होगा तो आपको पता होगा इस चीज का। तो सरकारी सेवाओं और बिल भुगतान को ऑनलाइन करना, केवल चैट करना, फोटो एडिटिंग करना, ऑनलाइन गेम खेलना। बताइए दोस्तों। दोस्तों ई-मित्र की जो सेवा है उससे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सरकारी सेवाओं और बिल भुगतान को ऑनलाइन करना, ठीक है। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है आज का, जनाधार कार्ड किसका प्रतिस्थापन है। जनाधार कार्ड किसका प्रतिस्थापन है। भामाशाह कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या आधार कार्ड। बात की जा रही दोस्तों जन आधार की, किसकी दोस्तों, जन आधार की, है ना, इसकी बात की जा रही है। तो ये इसकी जगह मतलब किसकी जगह पे आया जनाधार। अगर आपको आता ही होगा ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक सवाल है एक तरीके से, और किसी को पता भी इसका आंसर। तो जनाधार किसकी जगह पे आया भाई, वो आया दोस्तों भामाशाह कार्ड की जगह पे। किसकी जगह पे, भामाशाह कार्ड की जगह पे आया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, भामाशाह कार्ड। अब सवाल बनता है दोस्तों जनाधार में कितने अंक होते हैं। कितने अंक का होता है दोस्तों जनाधार कार्ड, अंक कितने होते हैं, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब जनाधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, जल्दी से बताइए तसल्ली से आप। मैं देता हूँ आपको 3 सेकंड का समय। जनाधार कार्ड देखा होगा, उसमें कितने अंक होते हैं भाई, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों जनाधार कार्ड में जो अंक होते हैं वो होते हैं दोस्तों 10 डिजिट, 10 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 10 होते हैं। और किस किस को पता नहीं था वैसे इस बात का कि 10 होते हैं, तो एक बार जनाधार देखना। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 23वां कि राज एसएसओ का उपयोग क्यों किया जाता है। राज एसएसओ का उपयोग क्यों किया जाता है भाई। सभी सरकारी सेवाओं को के एकल लॉगिन आईडी, केवल ईमेल के लिए, गेम लॉगिन करने के लिए, शॉपिंग पोर्टल के लिए। बात करें दोस्तों राज एसएसओ का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल लॉगिन आईडी। यहाँ पे आएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट, सभी सरकारी सेवाओं के लिए एकल लॉगिन आईडी। ओके,
अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 24वां, राज्य संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों क्या उद्देश्य है? सरकारी भर्तियां, नागरिकों की शिकायतों का ऑनलाइन निवारण, स्वास्थ्य कार्ड बनाना, राशन कार्ड वितरण। बताइए दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है भाई? दोस्तों आपने कभी कभी शिकायत करी होगी, मतलब एक तरीके से जब आपको कोई दिक्कत आई होगी तो आपने 181 पे कॉल किया होगा। कहाँ पे दोस्तों? 181 पे। तो यही दोस्तों क्या है, राजस्थान संपर्क पोर्टल है एक तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, नागरिकों की शिकायतें का ऑनलाइन निवारण होता है। यहाँ पे ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाता है दोस्तों, और वहाँ पे आपकी शिकायतों का क्या होता है, समाधान होता है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग कब होता है? कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग कब होता है? फाइल सेव करने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए, टास्क मैनेजर खोलने या सिस्टम रिस्टार्ट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। बताइए दोस्तों कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग कब होता है? कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग कब होता है दोस्तों? यहाँ पे होगा कंट्रोल अल्ट डिलीट का प्रयोग जब टास्क मैनेजर खोलना होगा आपको या सिस्टम रिस्टार्ट करना होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। भाई आधी क्लास हो चुकी है आपकी, 25 क्वेश्चन पूरे हो चुके, ध्यान रखना। और अब 25 ही और बच रहे हैं, तो जाना नहीं है कहीं भी, 25 क्वेश्चन देख के जाना है भी आपको। अब चलते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की और 26वां है भाई, ये शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग या उपयोग एमएस वर्ड में किसके लिए होता है या किया जाता है? यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और एन, क्या दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एन का प्रयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, दूसरा ऑप्शन नॉर्मल स्टाइल लगाने के लिए, पैराग्राफ अलाइन करने के लिए, या प्रिंट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नॉर्मल स्टाइल लगाने के लिए। न्यू डॉक्यूमेंट की बात की जाए आपसे, तो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना पड़ेगा आपको। प्रिंट के लिए यहाँ पे बात की जाएगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में पी की बात की जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे, एमएस वर्ड में या वर्ड में पैराग्राफ अलाइनमेंट का सही संयोजन कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप इनको पढ़िए एक बार और बताइए दोस्तों कि किस किस का मतलब सही होगा ये आंसर और कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए मुझे। देखते हैं किस किस का ये आंसर सही होता है। 27वें में देखते हैं कौन कौन आंसर सही दे पाता है भाई। अब मैं पहले आंसर देने से पहले थोड़ा समझा देता हूं आपको। ठीक है, पैराग्राफ अलाइनमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट, ओके, ये आपका होता है दोस्तों 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों लेफ्ट अलाइन, दूसरा होता है दोस्तों सेंटर लाइन, है ना, और यहां पे एक तरीके से मैं लिख देता हूं, तीसरा होता है आपका RIGST राइट अलाइन होता है, और चौथा होता है दोस्तों राइट के बाद में जस्टिफाई अलाइन। ओके, अब यहां पे लेफ्ट अलाइन की बात की जाए तो कंट्रोल के साथ में एल होता है दोस्तों। क्या होता है? कंट्रोल के साथ में एल। सेंटर की बात की जाए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूं यहाँ पे क्योंकि आपको सही से दिखेगा, जिससे यहाँ पे ये कौन है दोस्तों, कंट्रोल एल कौन है दोस्तों, लेफ्ट लाइन के लिए होता है, और ये बाय डिफॉल्ट भी रहता है। क्या रहता है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में रहता है ये। यहाँ पे सेंटर की बात की जाए तो ये होता है कंट्रोल के साथ में ई प्रेस करेंगे हम, ई पर करके देखना है एमएस वर्ड में क्या होगा दोस्तों, सेंटर अलाइनमेंट होगा। और राइट के लिए क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल के साथ में आर होता है। और जस्टिफाई की बात की जाए तो ये होता है कंट्रोल के साथ में जे प्रेस करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे जो सही संयोजन है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई होता है। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। किस किसने दिया था ये जवाब? ए ऑप्शन यहाँ पे। और किस किस का सही था भाई? तुक्के नहीं देने, आपको एकदम बढ़िया तरीके से बताना है। और ये आप एक तरीके से नोटबुक में नोट कर लो, अभी नोटबुक में लिख लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अब की बार। या तो पूछा जाएगा अलाइनमेंट के बारे में आपको कि कौन सा क्या काम करता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा नहीं कि शॉर्टकट आपको, तो ये जरूरी है दोस्तों, जल्दी से आप देख लो एक बार इनको। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, ध्यान से देखिएगा वापिस से। 28वां, एमएस एक्सेल में फंक्शन क्या होता है? एमएस एक्सेल में फंक्शन क्या होता है भाई? एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला, केवल टेक्स्ट टूल, और केवल टेक्स्ट टूल के बाद में फाइल का नाम और सेल का पता। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अब बात की जाए दोस्तों एक्सेल में फंक्शन क्या होते हैं तो मैं बता देता हूं आपको। फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही रहते हैं दोस्तों। जैसे मान लो एक में लिख दिया सम का, ठीक है, एक हो गया मैक्स का, ठीक है, एक हो गया काउंट का, ठीक है, काउंट के बाद में बात करेंगे हम, एक हो गया जैसे कि मान लो एवरेज का मान लेते हैं, एवरेज, ठीक है। यहां पे बात करें हम दोस्तों, जैसे सम का क्या काम आता है भाई? सम का आता है जोड़ने के काम आता है, थोड़ा सा देख लो अच्छे से। मैक्स का सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए। काउंट, काउंट का क्या काम आता है? संख्या गिनने के लिए आता है, संख्या गिनने के काम आता है। और एवरेज का औसत निकालने के काम आता है। किसके दोस्तों? औसत निकालने का काम आता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या होते हैं? पहले से ही रहते हैं, मतलब पहले से फिक्स रहते हैं, एक तरीके से पहले से ही रहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला। अब चलते हैं आज के 29वें सवाल की और 29वां एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? एक्सेल में ऑटोफिल फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? एक जैसी या क्रमबद्ध वैल्यूज को स्वतः भरने के लिए, सीट डिलीट करने के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए, या फॉन्ट चेंज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे ऑटोफिल फीचर का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है एक जैसी क्रमबद्ध वैल्यूज को स्वतः भरने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे 30वां कि एमएस एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या करती है भाई? क्या करती है एमएस एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग? तो एक सेल डेटा डिलीट करती है, केवल कॉलम जोड़ती है, सेल की वैल्यू के आधार पर रंग या फॉर्मेट बदलती है, चार्ट बनाती है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये आपका एक सीट है, सेल मतलब एक्सेल की एक सीट है, और यहाँ पे इस सीट के अंदर मैं बोल देता हूँ कि भाई 50 से बड़ी है ना जो संख्या है उसको रेड कर दो, मतलब रेड कर दो, है ना। 50 से छोटी है ब्लैक कर दो, या कुछ भी कर दो जो भी आपका मन करे। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वैल्यू के आधार पर, सेल की वैल्यू के आधार पर रंग और फॉर्मेट बदलती है, रंग और फॉर्मेट बदलती है। सी ऑप्शन इज राइट। तो अब 30 में से आपके कितने सही हो चुके हैं भाई? 30 में से 30 किस किस के सही हैं? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड क्या होती है? पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड क्या होती है भाई? मुख्य स्लाइड, टेम्पलेट जिससे सभी स्लाइड डिजाइन होती हैं, पहली स्लाइड, आखिरी स्लाइड, या ट्रांजैक्शंस वाली स्लाइड। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा मुख्य स्लाइड टेम्पलेट जिससे सभी स्लाइड डिजाइन होती है। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग कब किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग कब किया जाता है? स्लाइड को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए, टेक्स्ट एडिट करने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, चार्ट इंसर्ट करने के लिए। बात की जा रही दोस्तों स्लाइड सॉर्टर व्यू की, तो इसका प्रयोग कब किया जाता है या उपयोग कब किया जाता है? दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों स्लाइड को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 33। साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का अर्थ क्या है? डेटा मिटाना, डेटा शेयर करना, डेटा को कोड में बदलना ताकि अनाधिकृत व्यक्ति न पढ़ सके, डेटा कॉपी करना। तो यहाँ पे जो इनक्रिप्शन का जो अर्थ होता है दोस्तों उसका मतलब यही होता है कि आप क्या कर सकते हो दोस्तों, डेटा को कोड में बदल देते हैं ताकि अनाधिकृत व्यक्ति ना पढ़ सके। सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 34। डिक्रिप्शन क्या है? इनक्रिप्टेड डेटा को मूल रूप में वापस लाना, डेटा मिटाना, डेटा सेव करना, डेटा लॉक करना। दोस्तों इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा इनक्रिप्टेड डेटा को मूल रूप से वापस लाना, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट। ओके भाई साहब शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो अभी सभी लोग, ठीक है, जिससे सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके क्लास का, ठीक है। और किन किन लोगों ने शेयर कर दिया मुझे जल्दी से बताइएगा, और कितने सवाल सही हो चुके हैं वो भी जरूर बताना मुझे।
अब चलते हैं 35 की ओर। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA का उपयोग क्यों किया जाता है? टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब 2FA का प्रयोग क्यों किया जाता है? 2FA की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पासवर्ड सेव करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के दूसरे स्तर के लिए। दोस्तों इससे क्या हो सकता है कि हम सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, और कोई भी अगर बंदा इसको ओपन करे, जैसे मान लो कोई भी आईडी है, उसको ओपन करने के लिए फिर आपको 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे? एक तो मान लो आपके पासवर्ड होनी चाहिए, प्लस आपको OTP पता होना चाहिए, तब जाके आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, मतलब 2 स्टेप होनी चाहिए, 1 और 2। तो यहाँ पे आएगा सुरक्षा के दूसरे स्तर के लिए, मतलब एक स्तर की सुरक्षा तो रहती है, फिर दूसरा स्तर को ऑन करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। लेकिन मुझे बताइए 35 में से आपके कितने सही हो चुके हैं? याद रखना दोस्तों, 35 का ही आपके 35 प्रश्न आएंगे पेपर के अंदर, और 35 में से 14 प्रश्न आपको सही करने होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सारे ही सही करो, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं आपके, है ना। तो 35 प्रश्न आएंगे, 14 सही करने पड़ेंगे, OMR सीट पे परीक्षा होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 36वां। राजस्थान SSOID से किन सेवाओं तक पहुंच मिलती है? केवल बैंकिंग सर्विस, ई मित्रा, राजमेल, संपर्क पोर्टल या स्कॉलरशिप, और केवल रेल टिकट, केवल आधार। दोस्तों यहाँ पे SSOID की बात की जाए तो इससे क्या होता है दोस्तों, ई मित्रा, राजमेल और संपर्क पोर्टल, स्कॉलरशिप में तक पहुंच मिलती है। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ध्यान रखना, एक SSOID सवाल जरूर मिलता है एग्जाम के अंदर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 37वें सवाल की ओर। आज का 37वां सवाल है कि ई मित्रा पर उपलब्ध प्रमुख सेवाएं कौन सी हैं? ई मित्रा पे उपलब्ध प्रमुख कौन सी सेवाएं हैं? गेम डाउनलोड करना, बिजली पानी मोबाइल बिल भुगतान, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, व्हाट्सएप चैट करना। बताइए दोस्तों। व्हाट्सएप चैट से याद आया दोस्तों, हमारा भी एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप चाहो तो लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। इसे ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ज्वाइन कर लो आप व्हाट्सएप चैनल, है ना। लिंक मिल जाएगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ई मित्रा का प्रमुख सेवाएं जो है दोस्तों वो है बिजली, पानी, मोबाइल बिल भुगतान। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 38वां आज का। राज संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? राज संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरकर और विभाग चुनकर, केवल फोन से, बैंक जाकर, ईमेल द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आएगा ऑनलाइन फॉर्म भरकर और विभाग चुनकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ई ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ICT का पूरा नाम है। ध्यान रखना, पूरा नाम कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और 1-2 आपकी फुल फॉर्म जरूर आएंगी, तो ये लिख लेना आप कॉपी के अंदर। ठीक है, इसे याद नहीं रहेंगे आपको। तो यहाँ पे ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का मुख्य लाभ क्या है? सूचना को तेजी से साझा करना, केवल गणना करना, डेटा मिटाना, कंप्यूटर बंद करना। तो ऑप्शन से पता लग गया होगा भाई इसका तो किस किस को लग गया पता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसमें जो सही जवाब होगा, सूचना को तेजी से साझा करना। सूचना को तेजी से साझा करना, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 40वें सवाल की ओर। क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेट द्वारा संसाधनों की उपलब्धता, ऑफलाइन कार्य, केवल लोकल नेटवर्क, मैन्युअल प्रोसेस। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। क्या है मुख्य विशेषता इसकी? 10th में तो 10 सवाल बचे हैं बस, अब सिर्फ 10 बच्चे हैं यहाँ के बाद, मतलब 50 सवाल की क्लास थी, 40 हो चुके हैं और 50 तक क्लास है, मतलब 10 बच्चे हैं। तो थोड़ी सी और हिम्मत दिखाइएगा, पूरी क्लास लेके जाना। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर क्लाउड कंप्यूटिंग की मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेट द्वारा संसाधनों की उपलब्धता। इंटरनेट द्वारा संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 41वां। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या है? शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होम का कार्य क्या है? एंड में जाना, सेव करना, प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना। मैं यहाँ पे लिखाई देता हूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रही है यहाँ पे शॉर्टकट कीज, और ये जरूरी है आपके लिए। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कंट्रोल प्लस होम की बात की जा रही दोस्तों यहाँ पे।
तो कंट्रोल होम से क्या होगा दोस्तों, ये होगा कि हम इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट के एंड में जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट के, देखो कंट्रोल प्लस होम से क्या, ध्यान रखना दोस्तों इसमें, कंट्रोल प्लस होम से क्या कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाएंगे, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जा सकते हैं हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डॉक्यूमेंट है और आपका कर्सर आपका एंड में है ना, तो यहाँ से सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में पहुंच जाएगा। अब बात करें दोस्तों कंट्रोल प्लस एंड की, कंट्रोल प्लस एंड की होती है दोस्तों डॉक्यूमेंट के अंत में। किसके अंत में दोस्तों, डॉक्यूमेंट के अंत में, ध्यान रखना, ठीक है। ओनली होम प्रेस करेंगे आप, तो होम से क्या होगा दोस्तों, लाइन की शुरुआत में जाओगे। किसकी शुरुआत में, लाइन की शुरुआत में, ओके। और यहां पे ध्यान रखना डॉक्यूमेंट की शुरुआत में कंट्रोल होम से, है ना, मैंने शुरुआत में शायद एंड बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब ध्यान रखना कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट की शुरुआत। और एंड की से क्या होगा दोस्तों, एंड की से हम लाइन के अंत में जाएंगे, लाइन के अंत में जाएंगे एंड की से हम, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। तो कंट्रोल प्लस होम से डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, वापस देख लेना एक बार, कंट्रोल एंड से डॉक्यूमेंट के अंत में जाएंगे हम, और कंट्रोल प्लस होम से लाइन की शुरुआत में जाएंगे, सॉरी ओनली होम से कहाँ जाएंगे दोस्तों, लाइन की शुरुआत में, और एंड से कहाँ जाएंगे दोस्तों, लाइन के अंत में जाएंगे। जैसे मान लो आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको जाना है इस जगह पे, मतलब इस जगह पे जाना है आपको, तो उसके लिए सिर्फ आपको होम दबाना पड़ेगा, होम की दबानी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। और आपको यहाँ से जाना है दोस्तों उल्टा, वहां पे जाना है लास्ट में, यहाँ पे जाना है, ठीक है, वहां से तो आपको एंड प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। तो ध्यान रखना यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना, ओके, कंट्रोल प्लस होम का यूज होता है। तो आराम से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप चलते हैं दोस्तों 42वीं की ओर। कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है, जस्ट बताया था ना मैंने, कंट्रोल एंड क्या काम करता है, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, कंट्रोल एंड, ठीक है। और डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, अगर शुरुआत में जाना चाहते हो आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों डॉक्यूमेंट की शुरुआत में, ठीक है, दस्तावेज की शुरुआत में। और लाइन की शुरुआत में सिर्फ आपको होम प्रेस करना पड़ेगा, और लाइन के अंत में सिर्फ आपको एंड की प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, मैं लिख नहीं रहा इस चीज को। अब चलते हैं दोस्तों 43, अल्ट टैब शॉर्टकट की का प्रयोग क्यों किया जाता है, ओपन विंडोज के बीच स्विच करने के लिए, फाइल डिलीट करने के लिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए, या शट डाउन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे अल्ट और टैब, अल्ट की प्लस टैब का जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों ओपन विंडोज के बीच स्विच करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों, स्विच करने के लिए किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई, ए ऑप्शन 43 में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, ध्यान देना सभी, 44, फाइल एक्सटेंशन का महत्व क्या है। बताइए दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन का महत्व क्या है। ये बताता है कि फाइल किस प्रोग्राम में खुलेंगी, ये केवल नाम दिखाता है, फाइल लॉक करता है या डिलीट करता है। जैसे मान लीजिए एक आपकी फाइल का नाम है DAUSA, डोसा कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला, ठीक है, और यहाँ पे .docx लिख देते हैं। एक आ गई आपकी डोसा कंप्यूटर, है ना, वाला, और साथ में लिख देते हैं .xlsx। दो फाइल हैं ये आपकी। तो आप पता नहीं है ना भाई, नाम से तो नाम दोनों के सेम है, लेकिन आपका जो ये एक्सटेंशन है ना, ये आपको बताता है कि ये फाइल कहाँ पे खुलेगी, वर्ड में खुलेगी। कहाँ खुलेगी दोस्तों, वर्ड में खुलेगी। और यहाँ पे .xls है ना, ये बताएगा आपको कि ये फाइल कहाँ खुलेगी दोस्तों, आपकी एक्सेल में खुलेगी। ये ध्यान रखना। तो ये एक प्रकार बताता है कि भाई जो होता है ना कि भाई कहाँ पे खुलेगी, ये चीज बताता है ये, है ना। तो ये एक तरीके से फाइल का प्रकार बताता है। तो यहाँ पे आएगा ये बताता है कि फाइल किस प्रोग्राम में खुलेगी, ए ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा एक्सटेंशंस, ठीक है। जैसे .pptx किसका है भाई, ये होता है दोस्तों पावर पॉइंट का। किसका होता है, अगर किसी फाइल के अंत में .pptx लगा है तो किसका है दोस्तों, पावर पॉइंट का होता है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों 45 की, और 45 है पीडीएफ फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है। केवल प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि ये फाइल को सिक्योर और नॉन एडिटेबल रखती है, केवल ऑनलाइन देखने के लिए, एनिमेशन के लिए। बताइए दोस्तों पीडीएफ फाइल का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई दोस्तों, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फाइल को सिक्योर और नॉन एडिटेबल रखती है। ओके, तो यहां पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 46वें सवाल की ओर।
कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या डाटाबेस? जल्दी से बताइएगा किसका है भाई, कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण है? दोस्तों यह मैलिशियस सॉफ्टवेयर का, किसका है दोस्तों? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो यहां पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 47 की तरफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या कार्य क्या है, सभी को पता होगा। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर तेज करना, डाटा कंप्रेस करना, फाइल इनक्रिप्ट करना, वायरस डिटेक्ट करना और रिमूव करना। तो ये होगा दोस्तों डी ऑप्शन, वायरस की पहचान करना और उसको हटाना या मिटाना। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं आज के 48 की तरफ। क्लास का एंड होने वाला है और उम्मीद है आपको बहुत खुशी मिल रही होगी क्लास देख करके। तो और कौन कौन लोग हैं जो बहुत निराश है कि भाई बोरिंग हो गए हम तो क्लास से। बोर नहीं होना भाई, तैयारी करनी है अपन को अच्छे से। कंप्यूटर मेमोरी के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट, लोकल और ग्लोबल। दोस्तों बात करें यहाँ पे कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, एक होती है दोस्तों प्राइमरी और एक होती है दोस्तों सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आती है दोस्तों आपकी रैम और रोम, जबकि सेकेंडरी के अंदर आती है दोस्तों आपकी HDD हार्ड डिस्क। ओके, तो यहां पे बात की जाएगी दोस्तों कि दो प्रकार कौन कौन से, एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 49 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट सवाल है, रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिजली बंद होते ही डेटा मिट जाता है, क्योंकि ये स्थायी है, क्योंकि ये तेज नहीं है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क पर है? दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिजली जाते ही डेटा मिट जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से अस्थायी मेमोरी। कौन सा होता है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, और एक तरीके से स्थायी कौन होती है दोस्तों? रोम होती है, और इसे हम नॉन वोलेटाइल बोलेंगे फिर, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। और यहाँ पे रैम का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, ध्यान रखना, आ सकता है कई बार एग्जाम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसकी, सभी को पता होगा इस चीज का तो खैर। और रोम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। इस बात का भी आपको पता होगा, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है। तो यहाँ पे आएगा एक तरीके से कि क्योंकि बिजली जाते ही डेटा मिट जाता है, इसलिए इसके वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की। और अंतिम सवाल है आज का कि कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी यूनिट कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी यूनिट कौन सा है? रैम, हार्ड डिस्क, CD रोम या कैश मेमोरी? बताइए दोस्तों क्या है सही जवाब इसका। तो दोस्तों यहां पे बात करें, कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी यूनिट होता है दोस्तों कैश मेमोरी। कौन होता है दोस्तों? कैश मेमोरी। और ये CPU और रैम के बीच में कार्य करती है। ठीक है, CPU और रैम के बीच में कार्य करती है ये। ओके, क्लियर यहां तक का? जिससे क्या होता है कि CPU होता है जो डाटा को तेजी से एक्सेस करता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ देर के लिए जो यूजेबल डाटा होता है ना, कुछ देर के लिए स्टोर करती है कैश मेमोरी। और सबसे तेज होती है एक तरीके से, मतलब तेज होती है। क्या होती है दोस्तों? तेज मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा, आपके कितने % सही हुए ये मुझे बताओगे आप, कितने % आपके सही हुए जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, और साथ में क्लास कैसी लग रही है, मतलब कैसी लगी वो बताना मुझे। और अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करना जिनकी हाल फिलहाल कोई भी एग्जाम है कंप्यूटर संबंधित। ठीक है, सभी को शेयर करना आप। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। उम्मीद है अगली क्लास तक आपकी क्लास एकदम क्लियर हो जाएगी और अच्छे से आप इसको रीड कर लोगे। जल्दी कर लो रीड, क्योंकि अगली क्लास जल्दी आने वाली है आपकी। ठीक है, तो सब कुछ आपको इजी लगा होगा, और जो क्वेश्चन हार्ड लगते हैं उनको अब एक तरीके से लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके, थैंक यू। इमोजी बना दी मैंने हंसने की, स्मेल करने की, देख लो आप अच्छी तरह। ओके, तो बाय, फिर चलते हैं, अगली क्लास तैयार करते हैं आपकी। तब तक के लिए देखो आराम से। धन्यवाद।